ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की। दुधारू पशुओं से अच्छा दूध उत्पादन मिले, इसके लिए विभिन्न प्रकार के हरे चारे और दाना मिश्रण पशुओं को खिलाते हैं। फिर भी कई बार पशुओं में कुछ जरूरी पोषक तत्वों की कमी के कारण इनका दूध उत्पादन कम होने लगता है। इसलिए पशु विशेषज्ञों ने पशुओं के आहार में इन तत्वों की कमी की पूर्ति के लिए मिनरल बट्टिका को बनाया है। तो क्या है मिनरल बट्टिका और इसे किसान कैसे बनाए, इस बारे में बता रहे हैं पशु विशेषज्ञ डॉक्टर सुबोध कुमार। आज मैं आपको यूरिया मोलासेस मिनरल ब्लॉक, जिसको इंग्लिश में हम लोग यूरिया मोलासेस मिनरल ब्लॉक कहते हैं और हिंदी में उसको हम पशु चॉकलेट कहते हैं, माने जानवरों के लिए चॉकलेट। तो ये जानवरों के लिए जो चॉकलेट जो हम बनाते हैं इंग्लिश में, जिसको हम यूरिया मोलासेस मिनरल ब्लॉक कहते हैं, ये किस तरह से फ़ायदेमंद है, इसको हम सीधे तौर पे कह सकते हैं फीडिंग ड्यूरिंग स्कार्सिटी। फीडिंग ड्यूरिंग स्कार्सिटी का मतलब है जब जानवरों को प्रचुर मात्रा में हरा चारा, सूखा चारा वगैरह उपलब्ध नहीं है, तो उस समय हम जो है सो एक पशु चॉकलेट जो है हम के रूप में यूरिया मोलासेस मिनरल ब्लॉक बनाकर और इसका संचय कर सकते हैं कि जब भी मतलब कि इन सब चीज़ों की दिक्कत आए तो ये पशु चॉकलेट जो है हम जानवरों को दें। यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक यूरिया मोलासिस खनिज मिश्रण और अन्य सामग्री के उपयुक्त अनुपात में मिश्रण के द्वारा तैयार किया जाता है। यह दुधारू पशुओं के लिए ऊर्जा, प्रोटीन और खनिज तत्वों को आसानी से उपलब्ध कराने का बेहतर स्रोत है। तो पशु चॉकलेट की महत्ता बहुत है। पशु चॉकलेट बनाते कैसे हैं, पशु चॉकलेट की उपयोगिता क्या है। पशु चॉकलेट बनाने के लिए हम लोग उपयोग में लाते हैं, सीधा सीधी ऐसे कहते हैं, पशु चॉकलेट में क्या होता है, यूरिया मोलासेस और मिनरल, तीन चीज़ की प्रमुखता होती है। तो यूरिया जो है नाइट्रोजन का सोर्स है, जो प्रोटीन का सोर्स है। मोलासेस जो है सो ऊर्जा का स्रोत है। मिनरल जो है सो शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, मतलब चयापचय शक्ति को वो बढ़ाता है। यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक पशुओं को खिलाने से उनको भरपूर मात्रा में पोषक तत्व तो मिलते हैं ही, साथ में यूरिया की धीमी गति से अंतर्ग्रहण से जैव प्रोटीन का ज्यादा मात्रा में उत्पादन होता है, जिससे पाचन क्रिया बेहतर हो जाती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इसे बनाने की विधि के बारे में। पशु चॉकलेट बनाने के लिए आपको हम एक थंब रूल बताते हैं। जैसे कि 100 केजी हम मटेरियल तैयार करते हैं, तो 100 केजी में हमको लगभग 40 से 45% उसमें सीरा डालना है, गन्ने का सीरा। उसके बाद 10% के करीब हमको सोयाबीन का खल्ली डालना है, 10% के करीब चोकर डालना है, उसमें 1% के करीब हमको नमक डालना है, उसमें 5% के करीब हमको बेंटोनाइट डालना है, जो कि सीमेंटिंग मटेरियल है। अब जो है सो मेनली हम जोर दे रहे हैं मिनरल मिक्सचर पे है। तो मार्केट में रेडीमेड मिनरल मिक्सचर अवेलेबल है, बहुत सारी कंपनियों का मिनरल मिक्सचर अवेलेबल है। लेकिन उसमें देखना क्या है, उसमें देखना है कि जो मिनरल मिक्सचर हम खरीद रहे हैं उसमें 36% कैल्शियम और 18% के लगभग हमारा फास्फोरस है कि नहीं है। और जो सीमेंटिंग मटेरियल है बेंटोनाइट, वो बेंटोनाइट भी मार्केट में अवेलेबल है, और बेंटोनाइट कुछ नहीं है, वो सीमेंट में मिलाया जाने वाला तत्व है। ये सारा मटेरियल जब हम जुगाड़ कर लेंगे, जैसे सीरा, पहले तो सीरा जो है एक बेसिक जो है हमारा सीरा मिलाएंगे किस में, तो जो हम सोयाबीन का खल्ली और चोकर वगैरह यूज कर रहे हैं, सीरा हम उसमें मिलाएंगे। तो सीरा को हमेशा वो गर्म करके, वो गर्म करने के बाद जो है सो वो पूरा लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। लिक्विड फॉर्म होने के बाद सीरा को जो है हम चोकर और खल्ली वगैरह में मिलाएंगे, और फिर उसमें मिनरल मिक्सचर मिलाएंगे, अलग से नमक घोल के उसमें मिला लेंगे, फिर बेंटोनाइट मिलाएंगे, और मिलाने के बाद जो है वो एक सॉलिड फॉर्म में आएगा, और उसको फिर हम ईंट के खांचे में अच्छे से प्रेस करके, और उसको जो है बहुत ढंग से कंप्रेस करने के बाद एक मशीन भी आता है जो जिससे मतलब कि अच्छे से वो कंप्रेस हो जाता है पैर के दबाने से। वो मशीन मार्केट में अवेलेबल है, जो पशु चॉकलेट के IVRI का वो पेटेंट है, जो पशु चॉकलेट जो है सो IVRI का पेटेंट है, और वो मशीन भी IVRI का पेटेंट है जो मार्केट में आपको मिलता है, जिससे हम मतलब वो चॉकलेट जो है बहुत ही कंप्रेस्ड फॉर्म में, मतलब
उसको प्रेस्ड फॉर्म में हम जो है ईंट की ढांचे में ढाल लेते हैं। यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक, जिसे किसान पशुओं का चॉकलेट और मिनरल बट्टिका आदि के नाम से जानते हैं, इसे पशुओं के आहार में कैसे सम्मिलित करें और इस बट्टिका को कितनी मात्रा में पशुओं को कब दें, चलिए इस बारे में भी हम आपको बताते हैं। जानवरों को प्रचुर मात्रा में हरा चारा, सूखा चारा वगैरह उपलब्ध नहीं है, तो हम इसमें जब हमारे पास जब भी मतलब कि इन सब चीज़ों की दिक्कत आए तो ये पशु चॉकलेट जो है हम जानवरों को दें। और इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जब हम पशु को ये चॉकलेट दें तो वो चॉकलेट जो है सो धीरे धीरे चाटे, ना कि अब जिस दिन चॉकलेट दिए एक चॉकलेट लगभग उसके नाद में 1 सप्ताह तक चलता है। तो जो मिनरल की जो उपयोगिता है धीरे धीरे, जैसे खनिज लवण जो है सो धीरे धीरे उसको मिलता है। अगर हम सीमेंटिंग मटेरियल नहीं देंगे तो क्या होगा कि एक ही दिन में वो पूरा चॉकलेट खा जाएगा, जिससे क्या होगा कि यूरिया उसके बॉडी में ज़्यादा चला जाएगा और जानवर जो है जानवर के लिए हानिकारक होगा। तो वो पशु चॉकलेट है जो खाने में हम एक दे देते हैं नाद में और वो धीरे धीरे उसको चाटते रहता है और सप्ताह भर में वो ख़त्म हो जाता है। तो जितना भी खनिज लवण की जो उपयोगिता है वो बॉडी में जो उसका रिक्वायरमेंट है वो उसको मिलता है। आगे और भी सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर, आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में जब आएगा ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। आंवले की बागवानी अपने प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में की जाती है और जिन किसानों ने आंवले का बाग लगाया है वो इनसे अच्छी आय भी ले रहे हैं। इसी लाभ को देखते हुए जो किसान भाई आंवले का नया बाग लगाना चाहते हैं वो इसके लिए कौन कौन सी किस्मों का चयन करें और किस प्रकार से करें आंवले के पौधे का रोपण, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दिनेश यादव। आंवला एक ऐसा फल है जो विटामिन सी से भरपूर है। विटामिन सी नियमित रूप से लेने से मानव में प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है। आंवला एक व्यावसायिक फल है। इससे मुरब्बा बनाया जा सकता है, इससे च्यवनप्राश बनता है, इसका अचार बनता है, इसको सुखा के पाउडर भी काम में लेते हैं। इसके काफ़ी व्यावसायिक रूप है। किसान भाइयों, नए बाग की स्थापना के लिए सर्वप्रथम सबसे महत्वपूर्ण पहलू है सही स्थान एवं उपयुक्त मृदा का चुनाव। व्यावसायिक दृष्टि से बाग लगाने के लिए ऐसे स्थान का चुनाव करें जो शहर के नजदीक हो एवं यातायात की पर्याप्त सुविधा हो। जहां तक उचित मृदा की बात आती है तो बाग लगाने से पहले मिट्टी परीक्षण अवश्य करा लें। मिट्टी रिपोर्ट के आधार पर फल वृक्ष का चुनाव करें या फिर आवश्यकता अनुसार मिट्टी को उपचारित करें तथा जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे वर्षा के दिनों में बरसात का पानी फल वृक्ष के तने के संपर्क में न आवे। आंवला एक सब ट्रॉपिकल प्लांट है। इसको आप शुष्क और अर्ध आर्द्रता युक्त वातावरण सबसे ज़्यादा उपयुक्त पाया जाता है। इसके लिए हेतु मृदा जो भूमि है, भूमि का पीएच मान 6 से 7 के रेंज वाला सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। परंतु यह जिस मृदा का पीएच मान 8.5 तक है वहाँ भी इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। नए बाग की स्थापना के लिए दूसरा जो प्रमुख पहलू आता है, फल एवं उनकी उन्नत किस्मों के चुनाव। व्यावसायिक दृष्टिकोण से उत्पादकों को चाहिए उनकी फल वृक्ष का चुनाव करें जिनकी बाजार में अच्छी मांग हो। आइए अब बात करते हैं उन्नत किस्मों की। आंवला की किस्मों का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसान उन्नत किस्म की किस्म लगा के ही ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकता है। किस्मों का चुनाव करते समय ये ध्यान रखें कि कौन से
क्षेत्र के लिए कौन सी किस्म बोआई करनी है। इसमें मुख्य रूप से चकैया किस्म है, NA7 है, नरेंद्र आंवला जिसको कहते हैं, NA6 है, NA9 है, NA10 है, हाथी जूल है, बनारसी आंवला है। इन किस्मों को आपने चुनाव करके पौधे प्राप्त करें। किसान भाइयों, नए बाग की स्थापना के लिए गुणवत्ता युक्त पौधे की प्राप्ति के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अवश्य ध्यान दें, जैसे कि पौधे स्वस्थ एवं विश्वसनीय पौधशाला से ही खरीदें। इसके साथ ही समय पर पौधे का ऑर्डर देकर बुक करा लें, जिससे लगाते समय पौधे उपलब्ध हो सके। देशी एवं कलमी पौधे की पहचान भली भांति करा लें एवं पौधे अधिक आयु के नहीं होने चाहिए। यह देख लें कि पौधे की जड़ें अच्छी तरह हैं या नहीं। साथ ही मिट्टी की पिंडी टूटने न पाए। नए बाग की स्थापना में तीसरा पहलू है बाग की तैयारी एवं रेखांकन। भूमि एवं फलों की किस्मों के अनुसार पूरे बाग को भिन्न भिन्न खंडों एवं ब्लॉकों में विभाजित कर लेना चाहिए। किसान भाइयों, फल वृक्षों के अनुसार गड्ढों का आकार एवं पौधों की दूरी का निर्धारण किया जाता है। खेत में खड्डे तैयार करके उसमें उपयुक्त रूप से सड़ी हुई गोबर की खाद, कीटनाशक पाउडर, सूक्ष्म तत्व मिश्रण, सुपर फास्फेट, जिप्सम आदि को अच्छी तरह से मिश्रण तैयार करके वापस खड्डे भर के फिर अपने को इसमें पौधे लगाने चाहिए। आंवला के पौधे दो तरह के पौधे होते हैं, देसी पौधा जिसको आम भाषा में बीजू पौधे बोलते हैं, दूसरे पौधे होते हैं बडेड कलमी पौधे। तो अपने को कलमी पौधों का ही रोपण करना है। आंवले के जो पौधे होते हैं 6 से 8 मीटर की दूरी पे, पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी पे इनको रोपित करते हैं। इनको लगाने का समय बरसात का मौसम है या आप फरवरी मार्च में इसके पौधे खेत में लगा लें। पौधे लगाते समय ये ध्यान रखें कि जो कलमी चिन्ह पॉइंट होता है वो ज़मीन से 3 से 4 सेंटीमीटर ऊपर रहना चाहिए। पौधे को लगाने के बाद में ड्रिप इरिगेशन से उसमें सिंचाई नियमित रूप से करते रहना चाहिए। इसकी जो बेयरिंग क्षमता है 3 से 4 वर्ष तक ये अपना वनस्पतिक वृद्धि लेता रहता है। जब इसका फल उत्पादन शुरू हो जाए तब इसमें अपने को गोबर की खाद और अन्य जो आवश्यक पोषक तत्व है वो नियमित रूप से डालने पड़ेंगे। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसके तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम राजौला, जिला भीलवाड़ा के कृषक दर्शन सिंह ने। यह गोभी वर्गीय फसलों में हीरक पृष्ठ पतंगा कीट की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो दर्शन सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार और जोहार। आप सभी लोग जब पत्ता गोभी और फूल गोभी की खेती करते हैं तो इसमें सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है, वो है इंसेक्ट पेस्ट का, कीट का। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण कीट है DBM, जिसका पूरा नाम है डायमंड बैक मॉथ। ये एक पतंग वर्गीय कीट है। जब ये पतंग वर्गीय कीट रेस्टिंग पोजीशन में होता है तो इसके पंख के ऊपर एक हीरे की तरह आकार बनता है, जिसके कारण इसको डायमंड बैक मॉथ बोला जाता है। फील्ड में जब देखेंगे तो इसका जो बच्चा है, जिसको हम लोग लार्वा बोलते हैं, वही हमें हमारे फसल को नुकसान पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है। तो ये जो लार्वा है ये पत्ते को खरोच कर खाता है, जिसके कारण पत्ते में पहले सफ़ेद कागज की तरह एक लेयर बन जाता है। उसके बाद में यहाँ पे छेद हो जाता है और जब इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसमें पत्ते में सिर्फ आपको सिरा ही दिखेगा और जो पत्ते का पूरा भाग है वो पूरा खत्म कर देता है। गोभी का हीरक पृष्ठ शलभ या डायमंड बैक मॉथ
हल्की हरे रंग की होती है और पूरी बढ़ने पर 1 सेंटीमीटर लंबी, बीच में मोटी तथा दोनों तरफ पतली होती है। पत्तों को धीरे से हिलाने पर सुंडी नीचे की तरफ धागे जैसे पदार्थ की सहायता से लटक जाती हैं। प्रारंभिक अवस्था में सुंडी पत्तियों में छेद बनाकर हरे पदार्थ को खाती हैं तथा अधिक आक्रमण होने पर सुंडियां गोभी के फल को भी चट कर जाती हैं। पत्तियों पर सुंडियों के मल के कारण काले फफूंद की बीमारी हो जाती है। तो अब हम देखेंगे इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो मेरा सभी से आग्रह यह रहेगा कि आप समेकित प्रबंधन प्रणाली को अपनाइए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या गतिविधियां हम कर सकते हैं। तो गोभी की खेती अगर आप कर रहे हैं तो एक सुझाव रहेगा कि आप मस्टर्ड, जो कि सरसों जिसको बोला जाता है, वो ट्रैप क्रॉप के रूप में यूज़ करें। हर 25 रो के बाद, कैबेज के हर 25 लाइन के बाद आप एक लाइन सरसों का लगाइए। ये सरसों 15 दिन पहले लगाइए। ये एक ट्रैप क्रॉप होता है जो कि डीबीएम को आकर्षित करता है इसकी मादा को अंडा देने के लिए। और फिर इसके ऊपर जब अंडा देगा तो आप सिर्फ सरसों के ही रो में कीटनाशक या फिर उसको उखाड़ के फेंक दीजिए, ताकि अंडा जो भी होगा वो नष्ट हो जाएगा या फिर उसका बच्चा जो भी होगा वो नष्ट हो जाएगा और वो आपके मेन फसल के ऊपर नहीं आएगा। फिर दूसरी बात है कि आप अपने फील्ड में लाइट ट्रैप लगाइए, जिसके कारण आपको पता चलेगा कि कितना पतंग आपके फील्ड में आया है। फिर उसके बाद आप फेरोमोन ट्रैप का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप जैविक कर रहे हो तो आप ट्राइकोग्रामा का यूज़ कर सकते हैं। ट्राइकोग्रामा का ट्राइको कार्ड मिलता है, जिसका आप 1 लाख से 1.5 लाख तक अंडा आपको पर हेक्टर छोड़ना होता है। तो इसके लिए आपको 5 से 6 कार्ड लगेंगे। हर 15 दिन के बाद कार्ड को बदल दीजिए। इस कीट की रोकथाम के लिए खेत की गहरी जुताई करें, ताकि कीट और रोग के जीवाणु पक्षियों द्वारा खा लिए जाएं अथवा तेज धूप में नष्ट हो जाएं। पौध के रोपण से पहले जड़ का इमिडाक्लोप्रिड द्वारा उपचार करें। कीट एवं रोगरोधी प्रजाति का चुनाव करें। यांत्रिक नियंत्रण की बात करें तो कीड़ों के अंड समूहों, सुड़ियों, प्यूपों तथा वयस्कों को इकट्ठा करके नष्ट कर दें। रोगग्रस्त पौधे या उनके भागों को उखाड़ कर जला दें। खेत में जगह जगह पर बांस खूंटियां लगाएं, जिससे पक्षी कीड़ों को खाकर नष्ट कर सकें। मित्र कीटों का संरक्षण करें। इसके बाद आप एक बैक्टीरिया होता है बैसिलस थोरेंजेनेसिस, जिसको बीटी कहा जाता है, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसमें 2 ml पर लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इंसेक्टिसाइड है। और उसके बाद आपके मन से स्प्रे ना करें, आप पहले ये भी देख लें कि आपके खेत में कितना प्रतिशत या फिर कितना संख्या में डीबीएम आया हुआ। तो ऐसा बोला जाता है कि 8 से 10 लार्वा जब एक प्लांट के ऊपर हो तभी आप दवा का छिड़काव करें। इसमें सबसे अच्छा कीटनाशक अगर अभी जो मार्केट में है वो हम आपको बताएंगे। तो फ्लूबेंडामाइड, जो कि 3 ml पर 10 लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से, या फिर एंडोक्सिकार्प जो 6 ml पर 10 लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से, नहीं तो इमामेक्टिन बेंजोएट 4 से 5 ml पर 10 लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। एक ही दवा का निरंतर प्रयोग ना करें, इसके कारण इंसेक्ट में एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। अगर आप पहली बार एक इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर रहे हो तो दूसरी बार दूसरा इंसेक्टिसाइड स्प्रे करिए। हर 15 दिन के बाद अलग अलग स्प्रे करिए। आपसे एक ही आग्रह रहेगा कि आप समेकित कीट प्रबंधन का अवलंबन करिए, ताकि आपका खर्चा कम होगा और आपका फसल और आपका आय भी बढ़ेगा। धन्यवाद। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, News 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है p18annadatarajasthan@